हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानै श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमानार्दिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम आमुख पटल पर आप सभी विद्वज्जनों का, समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का, समस्त ज्योतिष जिज्ञासुओं का एवं प्रिय विद्यार्थियों का आज पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग विगत मास से ही बृहद जातकम पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अभी तक दशाध्यायी बृहद जातक की पूर्ण हो गई। 10 अध्याय पूर्ण हो गए, जहाँ दशा अध्याय के साथ साथ हम लोगों ने कर्माजीव भी जान लिया और उसके पूर्व में अष्टक वर्ग गोचर आदि पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला गया। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर को जो अभीष्ट है, आचार्य ने जिन सिद्धांतों को, फलित के विचारों को सूत्रबद्ध किया है, उसे विस्तार रूप में हम लोग जानने की चेष्टा कई दिनों से कर रहे हैं। आज पुनः राजयोगाध्याय जो 11वां अध्याय है, इस पर चर्चा करने से पहले कल भी कुछ चर्चा जिज्ञासा लोगों के द्वारा उपस्थित की गई है, उस पर विचार कर लें, फिर आगे चलते हैं। सर्वप्रथम तो जैसा कि प्रतिदिन आचार्य मनोतोष भट्टाचार्य जी का, उन्होंने कहा कि रव्यंसे तृणम भैषज्यम चंद्रांसे अकृषि जलजम सौसाम्यम दृश्यते। सूर्य के अंश से अगर दशम का स्वामी सूर्य के नवांश में हो तो तृण कहा गया था, और चंद्र के अंश से भैषज्य भी कह दिया, कृषि जलज भी कहा। तो ये दोनों तो लगता है बिल्कुल समानता ही रखते हैं, क्योंकि तृण घास फूस भी तो कृषि का ही क्षेत्र है। पर इसमें थोड़ा अंतर ये है कि दोनों की प्रकृति भिन्न है। जो रवि के अंश से तृण है, वो सुगंधित भी जो द्रव्य होते हैं, सुगंधित तृण, अथवा इसमें अंतर मूलभूत यही है कि मैंने कहा था कि जो औषधिपति है, या औषधि कहें भैषज्य कहें, तो चंद्रमा के क्षेत्र का है, जिसमें अन्न आदि भी आते हैं, समस्त अन्न आते हैं। लेकिन जो फल आदि हैं, जो सूर्य की किरणों से ही परिपक्व हो जाते हैं, वो तो सूर्य के क्षेत्र में बांटा गया। कारण यह है कि दोनों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए प्रकृति के कारण सूर्य चंद्रमा में इनका विभाग किया गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखें अन्न आदि जो औषधियाँ हैं, इनको आग से पकाना पड़ता है, तब ये सुपाच्य होते हैं। जो कच्चे खाने के आदि होते जाते हैं, उनको रोग हो जाता है। इसीलिए कच्चा अन्न बहुत दिन तक खाने वाला जीवित नहीं रह पाता, उसको अग्नि से पक्व करना पड़ता है। लेकिन फल आदि चूँकि सूर्य की किरणों से स्वयं पक जाते हैं, इसलिए उनमें अंतर जो किया गया है, वो मूलभूत अंतर ये है। इसी कारण से आचार्य ने बात कही। आपने कहा कि सौम्यांसे लिपि गणितादि काव्य शिल्पई एवं छेदः किम न भवति। अगर यह भी इसका विच्छेद कर दिया जाए, जो कल काव्य को अलग बुध के क्षेत्र में, माने बुध अगर उसका अंश हो, नवांश का स्वामी, तो बुध के क्षेत्र में काव्य कहा और शिल्प भी कहा था। पर शिल्प के साथ मैंने जोड़ा था कि उसको शिक्षा के लिए विशेष करके मानना चाहिए, माने शिल्प का ज्ञान करके शिल्प का की शिक्षा दे। पर अगर ये अर्थ किया जाए कि काव्य शिल्प ही, तो यह भी कोई अत्युक्ति नहीं है, ये भी ठीक है। क्योंकि शिल्प यहाँ काव्य शिल्प माने काव्य की रचना, जो कवि काव्य की रचना करता है वह भी तो एक प्रकार का शिल्प ही है। काव्य का निर्माण करना, जैसे चित्रकारी करना, मूर्ति कला को जानना, वास्तुकला को जानना,
या वास्तु का निर्माण कराना अथवा कला का निर्माण कराना, मूर्ति कला का निर्माण कराना, जैसे ये सब शिल्प के अंतर्गत ही हैं, वैसे काव्य की रचना भी काव्य शिल्प ही है। इसलिए अगर ऐसा अर्थ भी कर लिया जाए तो हमको नहीं लगता कि इसमें कहीं आचार्य के जो मत है, आचार्य का जो विचार है, उसमें कोई खास अंतर नहीं आएगा। काव्य शिल्प भी किया जा सकता है। फिर आपने यही बात कही आगे बढ़ा करके कि ये न लिपि पठनम पाठनम गणितादि गणितम ही शास्त्रम इति काव्य शिल्पम अंकनादि बोधव्यम। ठीक ही है, इसमें कहीं असहमति नहीं है। आपने फिर दूसरा प्रश्न रखा कि जीव ब्राह्मण देव गुरु हो। जीव माने बृहस्पति, ये देव गुरु हैं, ब्राह्मण हैं। हाँ, विप्रवर्ण कहा गया था। सित जीव सितौ विप्रादौ जीव सितौ, तो ब्राह्मण तो बृहस्पति और काव्योपि ब्राह्मण। आप कहते हैं काव्य माने शुक्राचार्य, आचार्य शुक्र भी ब्राह्मण है, असुर गुरु, ये असुर गुरु हैं। अतः अनयोः वृत्ति साम्यम किम न भवितुम अर्हति। तब तो दोनों का वृत्ति साम्य किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की ब्राह्मण वृत्ति हो जाएगी। पुनश्च शुक्रे रजतम तदा जीवे किम स्वर्णम भवति। अगर शुक्र के लिए रजत कहा गया तो बृहस्पति के लिए फिर स्वर्ण हो जाएगा। सौरी शूद्र अतः श्रम निष्ठा युज्यते एव। जो सौरी माने शनि को शूद्र माना गया, तो इसलिए श्रम निष्ठा जो कही गई उसके लिए श्रमिक वर्ग का कार्य है, वो तो ठीक भी है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जीव ब्राह्मण देव गुरु और काव्योपि ब्राह्मण असुर गुरु, तो शुक्र बृहस्पति यद्यपि दोनों विप्र वर्ण के हैं, विप्र हैं, तथापि दोनों की प्रकृतियों में बहुत विभिन्नता है। बृहस्पति सात्विक ग्रह है, सत्व गुण प्रधान, और जो शुक्र है ये रजोगुण प्रधान है। मूलभूत अंतर तो यही हो जाता है, दोनों की प्रकृति में बहुत अंतर हो जाता है। बृहस्पति कफ प्रधान है, तो शुक्र जो है ये बात और बात के साथ साथ श्लेष्म कफ पित्त, तो कफ भी है और बात भी है शुक्र का, तो ये भी अंतर हो जाएगा। केवल विप्र वर्ण में हो जाने से दोनों की वृत्ति साम्य हो जाएगी, ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ तक विद्याध्ययन की बात है, तो जो प्राच्य विद्याएं हैं वह तो बृहस्पति के क्षेत्र में है। जो आधुनिक विज्ञान का क्षेत्र होता है, आधुनिक विज्ञान या विज्ञान के जो भी क्षेत्र हैं, ये सब शुक्र के क्षेत्र में इनकी गणना हो सकती है। जीविका के लिए अगर विचार करें तो कौन वैज्ञानिक हो सकता है, इसके लिए शुक्र का विचार बाद के भी आचार्यों ने किया, जब कहा कि एकः शुक्रः जनन समय लाभ संस्थे च केंद्रे जातौ वै जन्म राशि यदि सहजगते प्राप्यते वा त्रिकोणे विद्या विज्ञान युक्तः। तो वहाँ जो ये विज्ञान युक्त है, एक तो प्रैक्टिकल करके जाने, ज्ञान को अनुभव में ले आकर के जो लोगों को भी बताए, स्वयं जाने, वह विज्ञान, ये तो क्षेत्र है शुक्र का। और जो प्राच्य विद्याएं जितनी भी हैं, जितने धर्मशास्त्र वेद पुराण आदि हैं, वह सब तो बृहस्पति के क्षेत्र में ही जानना चाहिए। इसलिए अगर बृहस्पति को आप कहते हैं कि स्वर्ण भी कह दिया जाए तो वो ठीक है, स्वर्ण तो बृहस्पति का की धातु है ही। लेकिन जहाँ तक जीविका की बात आएगी, वो सूर्य के क्षेत्र में ही स्वर्ण है, बृहस्पति के क्षेत्र में आचार्य ने नहीं माना, अन्य आचार्यों ने भी नहीं माना है। इसलिए यहाँ ये अंतर बना रहेगा। अब एक प्रश्न सुधांशु रंजन मिश्र ने किया है। वो कहते हैं कि यहाँ महिष्ये राजपत्नी कथम न ग्राह्यम। जो गो महिष्ये आया हुआ है, यहाँ महिष्ये से आप राजपत्नी क्यों नहीं ग्रहण कर लें, ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महिष्ये, महिषी का अर्थ पटरानी या रानी, रानी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रसंग के अनुसार, ये तो मैं प्रारंभ से ही कहता आ रहा हूँ कि प्रसंगानुसार ही अर्थ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कहा कि ये कर्णार्जुनयोः, कर्ण और अर्जुन हैं, तो अब अर्जुन के साथ कर्ण अगर शब्द आएगा तो भले कर्ण का एक अर्थ कान भी हो जाए,
लेकिन कर्ण का अर्थ यहाँ कुंती पुत्र कर्ण ही जाना जाएगा, क्योंकि अर्जुन से उसकी युति हो रही है, साथ हो रहा है, बैर है दोनों का। अथवा भीमार्जुनों कहा जाए तो भीमार्जुन में भीम का अर्थ भयंकर भी हो सकता है, भीम तो भीम कुंती पुत्र हैं ही। तो भीमार्जुनों में भीम और अर्जुन, यहाँ भीम अर्जुन के भाई ही ग्रहण किए जाएंगे। यहाँ भीम भयंकर अर्थ नहीं ले सकती, यद्यपि भीम का भयंकर अर्थ भी होता है। इसलिए भले राज महिषी अर्थ होता हो, महिषी का राज माने पटरानी, लेकिन यहाँ यह पटरानी अर्थ ग्रहण करके फिर क्या इसका अर्थ किया जाएगा। चूंकि गो शब्द आ चुका है, गो महिषी, तो गो माने गाय, महिषी माने भैंस, इनका दूध दही घी और मक्खन मलाई आदि सब इसके अंतर्गत आएंगे। और गो पालन महिषी पालन भी अर्थ हो जाएगा, तो यहाँ भैंस अर्थ ही करना उचित होगा। इसलिए अगर अपने आप ही अर्थ कर लिया जाए तो हम अपने मन को संतोष दे सकते हैं कि चलो महिषी का अर्थ राज रानी या पटरानी कर दें, लेकिन यह अर्थ आचार्य को न अभीष्ट है, न किसी को अभीष्ट होगा, क्योंकि यह अर्थ ग्रहित नहीं हो सकता। इसलिए शब्दों की खींचतान से जो अर्थ निकाले जाते हैं वह अर्थ होते तो हैं, क्योंकि शब्दा वही कामधेनवः, शब्द तो कामधेनु है, उससे जो अर्थ चाहे ग्रहण कर लें वो ग्रहण कर सकते हैं, अर्थ देता भी रहता है। लेकिन हमेशा प्रसंगानुसार ही अर्थ होता है, जैसा प्रसंग रहेगा उसके अनुसार अर्थ करेंगे। जैसे मैंने कई बार कहा कि सैंधवम आने कोई कहा कि सैंधव ले आओ, और वह भोजन पर बैठा है और उसके भोजन में नमक की कमी है, तो सैंधव माने नमक भी होता है, सैंधव माने घोड़ा भी होता है। भोजन में बैठा और जैसे उसने रोटी तोड़ी, दाल सब्जी में मिलाया और मुंह में डाला तो उसको लगा कि नमक कम है, उसने आदेश दिया कि सैंधवम आने, सैंधव लाओ। तो अब सैंधव का अर्थ घोड़ा होता है। ऐसा कोई ही बुद्धिमान होगा जो दौड़कर घोड़ा ले आकर खड़ा कर देगा कि आओ बैठो घोड़े पर। तो ये सैंधव का अर्थ घोड़ा तो होता है, पर क्या यहाँ सैंधव भोजन के प्रसंग में भी घोड़ा आएगा क्या? नहीं आ सकता। ठीक यही बात अगर कोई यात्रा के लिए तैयार हो और वाहन नहीं, उसके यहाँ घोड़े ही वाहन है, अब वो कहे सैंधव माने, तो दूसरा कोई ऐसा बिरला ही होगा जो नमक भी ले आकर दे देगा कि लो सैंधव ले आ दिया, फिर यह अर्थ भी अनर्थकारी हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रसंगानुसार ही अर्थ करना चाहिए, जैसा प्रसंग हो तदनुसार ही अर्थ ग्रहित होते हैं। और ये बात हमारे यहाँ भर्तृहरि ने भी कहा, और आप देखेंगे तो एक जो काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में और आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में दोनों इस श्लोक को कोट करते हैं, जहाँ संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्या अन्य सन्निधि। इन सारे शब्दों के अनुसार संयोग में कैसा अर्थ बनेगा। जैसे सशंख चक्रो हरि ही कहा, तो हरि का अर्थ तो विष्णु भी होता है और हरि का अर्थ बंदर भी होता है, हरि का अर्थ यमराज भी होता है, सूर्य चंद्रमा भी होता है, कुल 13 अर्थ हो जाते हैं। तो सशंख चक्रो हरि कहा जाएगा, तो शंख चक्र युक्त हरि, वहाँ हरि का अर्थ विष्णु ही किया जाएगा। अगर कोई कहे नहीं यहाँ हरि का अर्थ हम बंदर करते हैं, तो शंख चक्र का कैसे संबंध जोड़ेंगे। इसलिए यहाँ अगर कृषि के साथ ये प्रसंग आ गया है कि गो महिषी, तो गाय और भैंस ही अर्थ करना ठीक होगा। अस्तु। एक बात फिर आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने प्रश्न किया कि यदि दशमेश में, वो दशम में कहना चाह रहे हैं, कर्क चंद्र नवांश में या नवमेश दशमेश मेष मंगल नवांश में, अर्थात कुल भाव उनका है कि नीच नवांशों में यदि ग्रह आ जाएं, वो जो दशमेश बन रहा है वह अंश में तो आया, अंशाधिपति हम देख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं दशमेश यदि अपने नीच नवांश में चला गया हो, जैसे मंगल ही कर्क का हो गया तो उसका नीच नवांश हो गया, अब क्या वह मंगल का फल या चंद्रमा वृश्चिक में चला गया वो भी नीच नवांश में हो गया। तो कह रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति में क्या कर्म विफल हो जाएगा क्या? नहीं आचार्य जी, कर्म विफल नहीं होगा। यहाँ जो हमारे मूल आचार्य हैं, आचार्य बराहमिहिर, उनको ये अभीष्ट नहीं है, अन्यथा वो ये बात कहते। यहाँ केवल इतनी बात है कि चाहे नीच नवांश हो चाहे उच्च नवांश हो,
हाँ, अगर आप ये संशय कर रहे हैं तो इतना इसका अर्थ जरूर इसमें संशोधित हम लोग अपने मन से कर सकते, बुद्धियानुसार वह ये अर्थ कर सकते हैं कि यदि वह नीच नवांश का ग्रह हो जाए तो संभव है कि उसकी वृत्ति कुछ नीच कर्मों से भी हो सकती है। इतना तो अर्थ जोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्म विफल नहीं होगा, क्योंकि बिना कर्म किए तो कोई एक क्षण रहता ही नहीं। कर्म तो सबको करना है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते है वसह कर्म सर्वम प्रकृतिजय गुणैः। सभी अपने प्रकृति से बाध्य होते हुए कर्मों में प्रवृत्त होते रहते हैं। और सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति को प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ निग्रह कुछ नहीं हो सकता। कर्म सबको प्रत्येक क्षण करना है, सोना जागना भी कर्म ही है। वहाँ भी कहीं न कहीं से श्वास आदि तो चलती रहेगी, वह भी तो एक प्रकार का कर्म है। इसलिए कर्म तो होगा, विफलत्व को प्राप्त नहीं होगा। हाँ, कर्मों का जो उसका ये कहें कि उत्कृष्ट कोटि के कर्म हैं वह नहीं होंगे। अगर नीच नवंश में हैं तो उसके कर्म शिथिल कर्म होंगे, निम्न कर्म हो सकते हैं, इतना अर्थ हो सकता है। एक प्रश्न आपने उसी में और कर लिया कि षड्वर्ग में दशमांश में ग्रह का प्रभाव क्या हो सकता है, क्योंकि षड्वर्ग न कहें इसको, अब द्वादश वर्ग कहें। द्वादश वर्ग में कुछ सप्तमांश और दशमांश आदि भी बनने लगते हैं। षड्बल में तो केवल स्थान बल था, होरा बल, द्रेष्काण बल, नवमांश बल, द्वादशांश बल और त्रशांश बल, इन्हीं छह को षड वर्ग कहते हैं। तो षड वर्ग में आप कह रहे हैं इसको द्वादश वर्ग में कह लें, तो द्वादश वर्ग में दशमांश और सप्तमांश से बढ़ते जाते हैं, और भी इसमें वर्ग बढ़ाए गए। चतुर्विंशति भी वर्ग बनाया गया, 24 का, ऐसे षष्ठांश भी बनाए गए। तो अब इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें दशमेश नहीं, षड्वर्ग में जो दशमांश है तो दशमांश का क्या फिर प्रभाव रहेगा? हाँ, प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो इसका चिंतन किया गया और जैसे ही द्वादश वर्ग और षोडश वर्ग बनाए गए तो प्रत्येक ग्रहों का वर्ग तो देखा ही जाता है। तब क्या होगा इसका परिणाम? तो परिणाम इसको जो कहा था कि दशमेशस्य वृत्त्यैव, दशमेशस्य वृत्त्यैव, जो दशमेश की वृत्ति होगी वही दशमेश जब चक्र बनाएंगे तो जो लग्न का स्वामी है उसकी भी उसी से मिलती जुलती वृत्ति होगी माने जीविका होगी, यही अर्थ होगा। हाँ, इसके आपके प्रश्न के उत्तर में ही संभवतः संध्या कुशवाहा ने कहा कि षड बल में जिसका ज़्यादा बल होगा। नहीं, यह बात नहीं है। षड्वर्ग में ज़्यादा बल होगा, इसमें तो किसी ग्रह का एक बल देखा जाएगा। उसका बस इतना ही अर्थ है कि दशमांश में दशम स्थान नहीं, बल्कि दशमांश में जो लग्न स्थान है उसका जो स्वामी ग्रह है उसकी वही वृत्ति, जो वृत्ति दशमेश में कही गई है, दशमेश के नवांशाधिपति की कही गई, वो मानना चाहिए। अब एक प्रश्न सत्य प्रकाश चौबे ने कर लिया है। सत्य प्रकाश चौबे जी ने पूछा कि प्रश्न यह है कि पूर्व समय में जातक के जन्म की व्यवस्था सामान्य थी माने स्वाभाविक जन्म हुआ करते थे, घर पर ही जातक का जन्म होता था, अधिकांश ऐसी बातें ही होती थी, प्राचीन काल से अभी पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वर्तमान में अधिकतर बच्चों का जन्म ऑपरेशन के माध्यम से हो रहा है, यह भी बात अपनी जगह ठीक ही है। अब फिर कह रहे हैं कि उनके माता पिता ऑपरेशन का बार बार मुहूर्त भी पूछते हैं। एक से नहीं, कई ज्योतिषियों से अगर संपर्क है तो आजकल ज्योतिषी भी बहुत हैं, तो सबसे वो पूछते हैं कि बताइए शुद्ध मुहूर्त निकाल दीजिए जिसमें ऑपरेशन कराएं। आपका शायद यही अर्थ है। मेरी जिज्ञासा यह है कि जन्म एक प्राकृतिक व्यवस्था है, जन्म प्राकृतिक व्यवस्था है माने जन्म जो होता है वो प्रकृति के ही द्वारा तो हो रहा है। कह रहे इसमें प्रत्येक बच्चे का ऑपरेशन होना या ऑपरेशन का मुहूर्त ज्योतिषियों द्वारा निकाला जाना, ये दोनों हो रहा है। तो प्रश्न ये है कि जो जन्म की प्रक्रिया अनादिकाल से सामान्य रूप से चली आ रही है वह ऑपरेशन से हो गया, तो जातक पर इसका जो कुंडली का प्रभाव है पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कैसा प्रभाव पड़ेगा फिर? क्योंकि ये तो कृत्रिम व्यवस्था कर दी गई, ऑपरेशन से जन्म करा दिया गया। ऑपरेशन से जन्म हुआ तो पहले भी हम जन्म करा सकते हैं, जन्म उसका जब समय नियत है तब। हाँ, ये जो आपने प्रश्न किया, हाँ, आपके मन में क्या सबके मन में ये बात आ सकती है।
और भी श्रोताओं के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। इस विषय में इतना कहना है कि देखें, जन्म चाहे जब हो जाए, चाहे जिस व्यवस्था से हो, जीवात्मा की यात्रा तो तभी आरंभ हो जाती है जब उसका जन्म होता है। अगर प्रकृति की इच्छा न हो तो ऑपरेशन भी सफल नहीं होते, और ऑपरेशन की डेट तय करके भी डॉक्टर नहीं कर पाते, उनकी परिस्थिति ऐसी बन जाती है। कभी जो इंजेक्शन देते हैं बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया वाले, वह भी सफलता नहीं प्राप्त हो पाती, तब उसमें क्या करेंगे। इसलिए जन्म को ये मानना चाहिए। देखें, ये ज्योतिष में 3 बातें हैं, दिक्, देश और काल। इसको सदैव ध्यान में रखेंगे, दिक्, देश और काल। काल की विवेचना तो ज्योतिष शास्त्र कर रहा है, दिक् की भी कर रहा है, देश की भी कर रहा है। देश से ही अक्षांश देशांतर तो निकालते ही, जानने की चेष्टा करते हैं। और काल तो यही है जो एक प्रकार से अखंड है, लेकिन हम अपनी सुविधानुसार खंड खंड करके उसको जानते हैं। और दिक् की भी यही स्थिति है। अब दिक् को पहले लें, दिशा को हम कहाँ से तय करेंगे, कब करेंगे तय, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसको ऐसे लें, जैसे अभी मैं काशी से, वाराणसी से प्रयाग आ गया। अब जब काशी में था तो बीच में, हमारे काशी प्रयाग के बीच में भदोही, जिसको गोपीगंज कहते रहे, पुराना नाम है, वो पड़ता है। जब काशी में था तो भदोही गोपीगंज हमारे यहाँ से पश्चिम में था। अब प्रयाग आ गया तो पूरब में हो गया। मिर्जापुर वालों के लिए वो उत्तर में हो जाएगा, जौनपुर वालों के लिए वो दक्षिण में हो जाएगा। अब तब क्या माना जाए कि किधर वो है गोपीगंज। ये व्यक्ति के सापेक्ष ही हो सकता है। जहां आप होंगे वहां से दिक् की गणना होगी, क्योंकि दिगंत भी कोई अंत नहीं होता, बस ये कहने के लिए, सुनने के लिए होता है। दिगंते श्रूयन्ते मदमलिन गंडा करटिन करिणीय कारुणीयास्पद समशीला खलमृगा। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा था, दिगंते श्रूयन्ते, बस सुनिए, सुना जाता है। आप जहां रहेंगे वहीं से गणना की जाएगी। ठीक वही स्थिति अब वो काल के विषय में भी कहिए। काल तो अखंड काल अनादि से चल रहा है। कब से चल रहा है? अगर बुद्धि के द्वारा जानने की चेष्टा करें तो बुद्धि थक जाएगी, विश्राम नहीं मिलेगा, लौट पड़ेगी और यही कहेगी कि ये अनादि। और कब तक चलेगा काल, कोई कह नहीं सकता। यह भी अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए अनादि से अनंत तक यात्रा दिक् की भी है, देश की भी है, काल की भी है। तो अब ऐसी स्थिति में जब काल भी अनादि और अनंत है, तब हमको कहीं न कहीं एक बिंदु लेना पड़ता है। जहां आप ग्रहण कर रहे हैं वो चाहे सहज जन्म हो, चाहे तो जन्म कराया गया हो, ऑपरेशन माने शल्य क्रिया हुई हो, शल्य क्रिया के द्वारा जन्म हो, वो अभी प्रकृति की इच्छा ही मानिए। उस समय का जन्मांग ही प्रधान होगा जो उस क्षण का बनेगा, क्योंकि जीवात्मा की प्रथम श्वास तो तभी आरंभ हो जाएगी जब वो पहली श्वास लेगा। तो यहीं से जीवात्मा की यात्रा आरंभ हो गई। अब आप कहें कि ये तो कृत्रिम है, तो कृत्रिम है तो इसके पूर्व जो आधान कुंडली है, अगर वह जान लें तब तो ये आपका सर्वथा के लिए मिट गया, जानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आधान कुंडली भी जानना अत्यंत आसान नहीं है। उसके लिए भी व्यक्ति को अनेक प्रकार की, फिर या तो गणित से जाने अथवा जिसका बालक है वो बताए। फिर ये जो बालक का जन्म होता है ये भी पिता के गर्भ में पहले आता है, माता के गर्भ में बाद में आता है। क्योंकि पिता में आता है तो पिता में कब आया ये भी कहना कठिन है, क्योंकि वो अनाज से आया, अन्न खाने से, फल खाने से आया, औषधियों के सेवन से आया। तो जब वह पिता के पहले उसमें आया और पिता के उन्हीं कुछ बूंदों से माँ के गर्भ में प्रविष्ट हुआ, इसलिए ये भी कहना कि आधान यही तय हो गया, ये भी बहुत कठिन होता है। इसलिए जीवन की जो यात्रा है, जीव की यात्रा, जीवात्मा की, इसको ये पहले से भी कुछ भी तय करना चाहे तो नहीं कर सकते। अखंड काल में जब उसकी जीवन की यात्रा आरंभ हुई, पहले दिन चाहे तो शल्य क्रिया से अथवा स्वतः का जन्म हुआ हो, उसमें जो जन्म पत्रिका बनेगी उसी जन्म पत्रिका, जन्म
चक्र को आधार बनाइए और उसके आधार पर फलादेश करिए। फलादेश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अस्तु, इतने ही प्रश्न थे। कुछ समय अधिक तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्नों के समाधान होने चाहिए। अगर समाधान नहीं होता है तो वो बात बहुत अच्छे ढंग से संप्रेषित नहीं की जा सकती और मन में जिज्ञासा भी बनी रह जाए, ये भी ठीक नहीं है। तो आज इन प्रश्नों का उत्तर यवनाः प्राहु, यवनों ने कहा था, यवनाचार्य ने बताया है, कहा है। क्या कहा यवनाचार्य ने? प्राहुर यवना स्वतुंगगई क्रूरैः, क्रूरैः स्वतुंगगई। क्रूरैः बहुवचन है, इसलिए दो नहीं, एक नहीं, बल्कि दो से अधिक, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, पर तीन तो हों। स्वतुंगगई, अपने उच्च में हों। तीन ग्रह, जो क्रूर तीन ग्रह हों, वो अपने उच्च स्थान में। जी, नेट की समस्या हो गई। नेट बाधा होने पर स्वाभाविक है कि कुछ देर के लिए व्यवधान हुआ। मैं कर रहा हूँ, पहले श्लोक की ही व्याख्या चल रही है। प्राहुर यवना सुतुंगगई क्रूरैः, अगर क्रूर ग्रह दो से अधिक, तीन या चार ग्रह स्वतुंगगई, अपने उच्च स्थान में स्थित हों, उच्च स्थान में गए हों, तो प्राहुर यवना, यवनों ने कहा, आचार्य यवन ने, कि क्रूर मतिर महीपति, ऐसी स्थिति में राजयोग हो जाएगा, राजयोग रहेगा। लेकिन कैसा राजा होगा? क्रूरमति महीपति, क्रूरमति वाला राजा होगा। क्रूरमति का राजा होगा माने जिसकी बुद्धि क्रूरता युक्त होगी। अब क्रूर राजा होते ही हैं, रावण भी राजा, कंस भी राजा, दुर्योधन आदि सब राजा ही तो रहे। इनकी मति हमेशा क्रूर मति रही। तो इनके ग्रह उच्च के तो थे, पर तीन ग्रह उच्च के कैसे थे? वो क्रूर ग्रह उच्च के थे। तो जब क्रूर ग्रह तीन, क्रूर ही बहुवचन है, इसलिए तीन से अधिक भी हो सकते हैं, तो क्रूर ग्रह अपने उच्च स्थान में हो तो यवनाचार्य के मतानुसार क्रूरमति वाला राजा होता। ऐसा राजयोगी जो राजा होगा उसकी बुद्धि क्रूर होगी। क्रूरैस्तु न जीव शर्मणः, लेकिन जीव शर्मा ने यहाँ मत भेद किया। उनके मत से ये बात ठीक कम है। वो कहते हैं कि क्रूरैस्तु, अगर क्रूर ग्रह है तो पक्षे छित्यधिपः प्रजायते। अब वो राजा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन राजा से कुछ कम धनी, धनाढ्य बना देंगे। क्रूर ग्रह अगर उच्च के हों तो राजा तो नहीं, पर राजा के सदृश, राजा से कुछ न्यून क्या बना देंगे? माने धनी, धनाढ्य आदि बना देंगे। तो ये अर्थ होगा कि प्राहुर यवना सुतुंगगई, यवना यवनाचार्य के अनुसार स्वतुंगगई क्रूरई, क्रूर ग्रह जब अपने तुंग माने उच्च स्थान में हो तो क्रूरमति महीपति, राजा क्रूरमति वाला होगा। माने ऐसा व्यक्ति राजयोगी तो होगा, राज्य पद तो प्राप्त करेगा, लेकिन उसकी मति क्रूरता से युक्त रहेगी। लेकिन जीव शर्मणः, जीव शर्मा के अनुसार क्रूरैस्तु न छित्यधिपः, क्रूर ग्रह रहने पर वो राजा नहीं होगा, बल्कि पक्षे प्रजायते, राजा के पक्ष वाला, माने राजा के समकक्ष अथवा धनाढ्य, धनी आदि रहेगा। ये बात पहले श्लोक में राजयोग का प्रारंभ किया, ये बता दिया कि क्रूर ग्रह से भी राजा या धनाढ्य होते हैं, लेकिन ऐसे धनाढ्य लोग या राजा लोग, उनकी मत जरूर क्रूरता से भरी रहती है, क्रूरता युक्त होती है। जीव शर्मा का जो श्लोक है वो संजोग से भट्टोत्पल को प्राप्त हो गया। अब न तो जीव शर्मा का ग्रंथ मिलता है, न मणित्थ का मिलता है, और न ही मांडव्य आदि के जो ग्रंथ हैं बादरायण के, वो लगभग सब लुप्त प्राय हैं। होंगे तो अवश्य, पर उनकी खोज आवश्यक है। जो शोधार्थी हैं उनको ऐसे ग्रंथों का भी उद्धार करना चाहिए, उनको ऐसे ग्रंथों को भी देखना चाहिए। तो जीव शर्मा का वो श्लोक भट्टोत्पल ने कोट किया कि पापे रुच्च गतैर जाता,
पापई माने पाप ग्रह अपने उच्च स्थान में चले गए हों। न भवन्ति नृपा नराह, नराह नृपा न भवन्ति, तब मनुष्य राजा नहीं होते। फिर क्या? वित्तान्वितास्तेषु, किंतु वे लोग वित्तान्वित होते हैं, माने धन से युक्त होते हैं। और क्रोधिन कलह प्रिया, अत्यंत क्रोधी होते हैं और कलह प्रिय भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। जैसे दुर्योधन आदि थे अथवा कंसादि, ये सब राजा हुए पर क्रूर राजा हुए। इतिहास में इनका नाम क्रूर राजाओं के लिए दर्ज है। अब दूसरे श्लोक पर ध्यान दें। दूसरा श्लोक आ रहा है, आगे क्या? हाँ, दूसरे श्लोक पर ध्यान दें। हाँ, इससे एक अर्थ और निकाला जा सकता है कि यदि शुभ ग्रह उच्च में हो, उनसे राजयोग बने, तो वह राजा शुभमति वाला रहेगा। माने राजा होगा तब उसकी मति शुभ रहेगी। लेकिन एक बात और फिर इसी से, अगर शुभग्रह ही हो, न शुभग्रह और न क्रूरग्रह दोनों मिश्रित हो जाए, तब अगर दोनों मिश्रित होकर के रहें तो वो मिश्रित भी रहेगा, माने थोड़ा शुभ फल भी करेगा और थोड़ा अशुभ, माने क्रूरमति भी होगी और अच्छी शुभमति भी होगी। इसी श्लोक से, पहले श्लोक से ही बात सिद्ध हो जाती है। जब क्रूर ग्रह उच्च के हों तो ऐसा राजा क्रूरमति का होगा। तो इससे ये बात भी सिद्ध हो गई कि यदि शुभ ग्रह है उच्च में तो शुभमति वाला राजा होगा। यदि मिश्रित ग्रह हैं, शुभ और क्रूर दोनों मिले हैं, तो मिश्रित माने वो शुभ और क्रूर युक्त राजा होगा। ये अर्थ जान लेना चाहिए। अब दूसरे फिर श्लोक को ध्यान से देखें। दूसरे श्लोक में फिर बता रहे हैं कि और 32 प्रकार के राजयोग होते हैं, वो कैसे होते हैं उनको भी देखें। तो कहा वक्रार्क जार्क गुरुभि सकलैस्त्रिभिश्च सोचेषु षोडश नृपा कथितैक लग्ने द्वेकाश्रितेषु च तथैक तमे विलग्ने स्वक्षेत्रगे शशिनि षोडश भूमिगास्यो। अर्थ करें कि वक्रार्क जार्क गुरुभि, वक्र माने मंगल, अर्कज माने शनि और अर्क माने सूर्य, उसके बाद गुरुभि माने गुरु बृहस्पति, माने मंगल वक्र, अर्कज शनि, अर्क सूर्य और गुरु भी गुरु। सकलई त्रिभिश्च, सकलई ये चारों, त्रिभिश्च इसमें तीन के द्वारा, तीन कैसे हो? सोचेसु हो तो चारों शुभ अपने उच्च स्थान में, लेकिन सोचेसु षोडश नृपा कथितैक लग्ने, एक लग्ने कथितः, इन चारों में माने मंगल भी अपने उच्च मकर का हो जाए, शनि अपने उच्च तुला का हो जाए, सूर्य अपने उच्च मेष का हो जाए और बृहस्पति अपने उच्च कर्क के हो जाए। इनमें से कोई एक ग्रह लग्न में आ जाए, माने मेष लग्न हो जाए, तुला लग्न हो जाए, कर्क लग्न हो जाए या मकर लग्न हो जाए, उसमें वो ग्रह अगर उच्च का है तो बैठा ही रहेगा। शेष जो तीन ग्रह हैं वो तीनों ग्रह कहाँ बैठे हैं? तो कहा कहीं भी वो हो जाए, और अपने स्थान में उच्च के होंगे तो अपने उच्च के होकर जहाँ उनकी राशि पड़ेगी वहाँ रहेंगे। तो कहा इसका अर्थ देखें, कहा कि वक्रार्क जार्क गुरुभि सकले त्रिभिश्च, वक्रार्क जार्क मंगल शनि सूर्य और बृहस्पति चारों अपने उच्च स्थान में बैठे हों, उनमें एक लग्न में हो जाए, तीन अपने अपने स्थानों में जहाँ उच्च हो रहा है वहाँ होकर बैठे हों, तब सोचेसु उच्च में स्थित हैं तो क्या होगा? षोडश नृपा, नृपा मन नृपयोगाः, राजयोग हो जाता है। कितना? 16 होता है। तो अभी तो 16 नहीं हुआ, ये तो 4 ही हुआ, क्योंकि अगर सूर्य अगर उच्च का होकर लग्न में आया, बाकी सब अलग हैं तो एक योग, बृहस्पति आया तो एक योग, इसी प्रकार से शनि आया तो एक योग, मंगल आया तो एक योग, ये 4 योग हो रहे हैं, 4 प्रकार के हुए। अब इन 4 प्रकारों में आगे भी बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि सोचेसु षोडश नृपा कथितैक लग्ने, 4 के अलावा अब बता दे रहे हैं।
इन चारों ग्रहों में से अगर कोई 3 ग्रह ही उच्च के हो जाए, 3 ही ग्रह हों, चारों नहीं, तो 3 ग्रह अगर उच्च में हों और उन तीनों में से कोई एक लग्न में स्थित हो जाए, अब तो इस प्रकार से सबका अलग अलग करके देखेंगे तो कुल 12 योग हो जाएगा। इसको करके देख लें तो ये जो जैसे सूर्य मेष का हो जाए, बृहस्पति कर्क का और शनिश्चर तुला का हो जाए, शेष ग्रह जितने भी हैं वो कहीं भी स्थित हो जाए, तो इस स्थिति में मेष लग्न हो तो पहला एक योग हो जाएगा, और ऐसे कर्क हो तो दूसरा योग हो जाएगा, तुला हो तो तीसरा योग, ये 3 राजयोग हो जाएंगे। इसी प्रकार से सूर्य मेष का, बृहस्पति कर्क का, मंगल मकर का, शेष ग्रह कहीं हो, इस स्थिति में मेष लग्न हो तो पहला, कर्क लग्न हो तो दूसरा, मकर लग्न हो तो तीसरा योग होगा। ऐसे देखेंगे तो ये 12 योग आ जाएंगे। ये 12 योग और 4 पहले से जो कहा वक्रार्क जार्क गुरु भी, तो 12 और 4 मिलाकर देखें, एक अलग अलग कहीं करके स्वयं से देखेंगे तो ये 16 प्रकार के योग मिल जाएंगे, और ये 16 में कोई एक योग हो तो वह राजयोग पड़ गया, जातक राजयोगी होगा। ये राजयोग क्या होता है? राजयोग माने सब राजा ही हो जाएंगे क्या, ये प्रश्न है। तो सब राजा नहीं होते, हाँ राजा नहीं होते, तो ये योग तो यही कहा जा रहा है राजयोग वाला। हाँ, राजयोग वर्तमान का जो राजयोग है वह राज की सेवा में होने वाले भी राजयोगी ही हैं। जो मंत्री आदि बनते हैं, जो सांसद विधायक बनते हैं, जो ग्राम आदि के प्रधान या ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, पंचायत में जो होते हैं, जो सदस्य पार्षद आदि होते हैं, और जो बीडीसी मेंबर आदि होते हैं, इन सबको कहीं न कहीं से राजकीय लाभ प्राप्त होता है। माने जो राजकीय लाभ प्राप्त करने वाले हों, जैसे राजा के कर्मचारी को भी राजा ही कहते हैं, वैसे उस प्रकार का राजयोग देखें मानना पड़ेगा। अब इसको ये नहीं कहें कि नहीं सब राजा हो जाएंगे, सब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे, तो ये तो संभव नहीं है, तब तो सारे योग विफल ही कर जाएंगे। इसलिए ये बात जो बताई जा रही है इसको घटित करिए कि राजा के कर्मचारी भी, राज कर्मचारी बड़े पदों पर जिस प्रकार की स्थिति रहेगी उसी प्रकार से प्रधान पद, बड़ा पद भी प्राप्त होगा। तो ये 2 लाइन का अर्थ हुआ, वक्रार्क जार्क गुरु भी सकले त्रिविश्च सोचेसु षोडश नृपा कथितैक लग्ने। अब नीचे की 2 लाइन को फिर देखें, कह रहे हैं द्वेकाश्रितेषु च तथैक तमे विलग्ने स्व क्षेत्र के ससिनि षोडश भूमिगासु। अर्थ करेंगे द्वेकाश्रितेषु च, माने जो पूर्वोक्त 4 प्रकार के ग्रहों की बात कही गई उसमें से द्वेकाश्रितेषु माने 2 ही ग्रह उच्च के हों, द्वेकाश्रितेषु च तथैक तमे विलग्ने, तो 2 ग्रह उच्च के हों उसमें से एक लग्न का हो, लग्न का हो और उच्च का हो, उच्च का भी रहेगा, उच्च का होकर लग्न में बैठेगा, और एक जो उच्च का है वो कहीं भी बैठ जाए। उसके बाद कहा द्वेकाश्रितेषु तथैक तमे विलग्ने, लग्न में आ गया स्व क्षेत्र के ससिनि, और चंद्रमा भी अपने क्षेत्र का हो। चंद्रमा माने कर्क का होना चाहिए, कर्क राशि का, स्व क्षेत्र के ससिनि, तब षोडश भूमिकासु। इस प्रकार से भी 16 प्रकार के योग हो जाएंगे। देखें तीसरी लाइन को देखें, द्वेकाश्रितेषु च तथैक तमे विलग्ने, माने जो पहले 4 उच्च के कहे गए थे, 4 ग्रह गिनाए गए हैं, वक्रार्क जार्क गुरु भी, करें उन पूर्वोक्त 4 ग्रहों में से 2 ही ग्रह उच्च के हों, चारों न हो, 2 ग्रह कोई उच्च के हो जाए, उनमें से कोई एक ग्रह लग्न का होकर उच्च का हो जाए, माने लग्न में बैठे उच्च का रह करके बैठे। फिर ऐसी स्थिति में चंद्रा ससिनि स्व क्षेत्र गए, चंद्रमा भी अपने घर में बैठा हो, अपने घर का स्थित हो, तब ये 12 प्रकार के राजयोग हो जाएंगे। अब इसमें कर तो रहे षोडश, स्व क्षेत्र के ससिनि षोडश भूमिगास्यु, तो अब 4 और कैसे होंगे, तो कहा इन्हीं पूर्वोक्त 4 प्रकार के ग्रहों में से
एक ग्रह लग्न का होकर उच्च का हो और चंद्रमा अपने घर का हो, सब में चारों में चंद्रमा जिसमें अपने घर का हो जाएगा वो 4 प्रकार के राजयोग होंगे। और जिसमें चंद्रमा को बिल्कुल छूट करें, चंद्रमा न रहे, बाकी उन जो 2 ग्रह, चारों में से 2 ग्रह क्रमशः एक लग्न में हो और दूसरे अलग अलग हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी 12 प्रकार के राजयोग होंगे। तो 12 वो और ये 4 मिला करके कुल 16 योग हो जा रहे हैं। एक बार फिर से देख लें। वक्रार्क जार्क गुरुभी सकले त्रिभिश्च, वक्र मंगल, अर्कज शनि, अर्क सूर्य और गुरु भी गुरु, ये संपूर्ण चारों उच्च के हों। त्रिभिश्च, इसमें 3 अपने उच्च के स्थान में होकर कहीं हो। इनमें एक एक अगर लग्न में आ जाए, कोई एक लग्न में, चारों में एक लग्न में हो, 3 अलग हो जाए, तब ऐसी स्थिति में 4 प्रकार का राजयोग होगा। और इसी स्थिति को कह रहे हैं कि कथितैक लग्ने, एक लग्न में रहे और सबका क्रम बदलता रहे, उसी क्रम को बदल करके देखेंगे तो 12 प्रकार का राजयोग होगा। द्वेका श्रुतेषु च तथैक तमे, उनमें से 2 में से कोई एक ही लग्न में आ जाए तब ये 4 प्रकार का होगा, नहीं तो 12 प्रकार का होगा। और स्वक्षेत्र के शशिनी, जब चंद्रमा भी अपने घर का चारों के साथ रहे, कि अपने घर का रहे चारों स्थितियों में, तब 4 प्रकार का राजयोग, ये भी 12 और 4 16, और ऊपर का भी 12 4 16, ये 16 योग मिल जाएंगे तो कुल 32 योग होगा। इसीलिए करें सोचेषु षोडश नृपा कथितैक लग्ने, एक लग्न में हो और बाकी सब बाहर हो, तो क्रम बदल करके देखेंगे तो ये 16 प्रकार का आएगा। फिर इसी प्रकार से द्वेका श्रुतेषु च तथैक तमे विलग्ने, अब 4 में 2 को ही लें, 2 में एक लग्न में हो, बाकी अलग हो जाएं, इस क्रम से देखेंगे तब भी 12 आएगा। अब 4 और बचते हैं, तो 4 के लिए शर्त ये रहेगी कि चंद्रमा भी अपने अपने घर का हो, माने कर्क का चंद्रमा होकर उन चारों परिस्थितियों में चंद्रमा अगर अपने घर का है तो 4 प्रकार का राजयोग अलग से और हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। इस प्रकार कुल 32 राजयोग हो जाते हैं। 32 प्रकार के राजयोगों में कोई एक प्रकार का राजयोग हो तो वह राजा या राजा के समकक्ष बनाता है। इसमें तो सीधे राजा ही कहा गया कि राजा बनाता है, तो राजयोग ये प्रबल होते हैं, ये दूसरे का अर्थ पूर्ण हो गया। और ये अपने अनुसार करके देख ले, कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो तो लिखेंगे, तो हम एक एक करके बनाकर चक्र भी बताने का यत्न कर देंगे कि देखिए 32 प्रकार के कैसे चक्र बन जाते हैं। जैसे ये आप गण बनाते हैं छंद के, उसी में एक छोड़ते जाइए, एक बढ़ाते जाइए, तो देखें 32 प्रकार के गण आ जाएंगे, 32 प्रकार की शकल बन जाएगी। रमल में जैसे 16 शकल बना लेते हैं, तो 16 शकल वो एक घटाते जाइए तब 16 बनेगा, और एक में बढ़ाते जाइए फिर 16 बन जाता है। तो इस प्रकार के 32 प्रकार के राजयोग हो जाते हैं। पहले के 28 हो जाते, बाद का 4 ही चंद्रमा के साथ मिलाते हैं तो 32, ये करके देख लेंगे, ये स्पष्ट आ जाएगा समझ में। फिर आगे अब तीसरा श्लोक कह रहे हैं, इसको भी देखें। वर्गोत्तम गते लग्ने चंद्रे वा चंद्र वर्जिते वर्जितैः चतुराद्यै ग्रहैर दृष्टे नृपा द्वाविंशति स्मृताः। वर्गोत्तम गते लग्ने, वर्गोत्तम लग्न हो, वर्गोत्तम कहते हैं कि जो लग्न हो वही उसी लग्न का नवांश भी हो। जैसे मेष लग्न 0 अंश से लेकर 3 अंश 20 कला के अंदर ही रहे तो मेष लग्न भी हो जाएगा और मेष नवांश भी हो जाएगा। ऐसी लग्न को हम कहेंगे वर्गोत्तम लग्न हो गई। ऐसे कर्क लग्न है और 3 अंश 20 कला का ही है, तब उसको कहेंगे ये कर्क लग्न वर्गोत्तम भी है। ऐसे ही सबको समझना चाहिए। दूसरे लग्नों का भी यही है कि जब वो अपने लग्न में हो और अपने ही वर्गोत्तम में हो जाएं। तो जैसे मीन लग्न है और मीन का अंतिम नवांश है तो वह भी वर्गोत्तम का हो गया, क्योंकि मीन में मीन ही अंत होगा। ऐसे सब सर्वत्र देखें तो जो वर्गोत्तम लग्न आ जाए, माने लग्न भी हो जिसकी जिस राशि की और वही राशि वर्गोत्तम में,
वर्गोत्तम लग्न होने पर लग्ने चंद्रे वा, तो लग्न में चंद्रमा हो अथवा कह दीजिए, वा माने अथवा, तो लग्न वर्गोत्तम का है एक परिस्थिति स्थिति, और दूसरी स्थिति में चंद्रमा भी आ गया, और जिसमें एक में चंद्रमा नहीं, चंद्र कुंडली से न बनाए, चंद्र कुंडली है, चंद्रमा भी वर्गोत्तम का है, चंद्र लग्न हो गया, ये अर्थ हुआ। अब जब लग्न वाली बात करेंगे तो वहां चंद्र वर्जित ही, चंद्र से वर्जित करिए, उस लग्न वर्गोत्तम लग्न है, चंद्रमा उसमें स्थित नहीं है। चतुराद्ययी ग्रह दृष्टे, लेकिन 4 ग्रह उसको देख रहे हैं, कोई भी 4 ग्रह, चाहे शुभ अशुभ तो मिलाना पड़ेगा, तो शुभ अशुभ कोई भी हो, 4 ग्रह उस लग्न को देख लें। चतुराद्यैर ग्रह दृष्टे नृपा द्वाविंशति स्मृता, तो द्वा माने दो विंशति 20, 22 प्रकार के नृपाह माने राजयोग कहे गए। ये 22 प्रकार के राजयोग हो जाएंगे। कौन? वर्गोत्तम गते लग्ने, वर्गोत्तम गत लग्न हो, जो लग्न हो वही नवांश भी हो, और लग्ने, वो लग्न में चतुराद्ययी ग्रह दृष्टे, 4 ग्रहों से दृष्ट हो, अथवा चंद्रे, हाँ लेकिन वो चंद्र वर्जित ही रहे लग्न, और चंद्र कुंडली से वह भी अपने नवांश का हो, और वो उसमें भी 4 ग्रह देखें, तो इस तरह से कुल 22 प्रकार के राजयोग बनते हैं। अब एक एक करके अगर इसको देखना पड़े, जानना है तो कैसे होगा? तो जैसे मान लीजिए लग्न वर्गोत्तम में है और इसको चंद्रमा से भिन्न कर दीजिए, चंद्रमा को अलग कर दीजिए। 4 ग्रह भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो जाए तो दृष्टि में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 तो होने ही चाहिए, क्योंकि चतुराद्ययी कह दिया। तो आद्य जब कह रहे हैं तो इससे लगता है कि चतुरादि माने 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। चतुराद्ययी ग्रह दृष्टि, 4 आदि, 4, 5, 6 आदि से ग्रहों से दृष्ट हो, तो कैसे होगा? तो देखें, पहला योग बनेगा कि वर्गोत्तम गत लग्न है और उसको सूर्य मंगल बुध बृहस्पति देख रहे हैं, चंद्रमा उसमें कहीं से नहीं है, चंद्रमा नहीं देख रहा है, तो एक प्रकार का राजयोग बन गया, इसको एक प्रकार का राजयोग कहेंगे। दूसरा, सूर्य मंगल बुध और शुक्र देख रहे हो, वर्गोत्तम का लग्न है, तो दूसरे प्रकार का राजयोग बन गया। सूर्य मंगल बुध शनि देखते हो तो तीसरे प्रकार का राजयोग बन गया, और सूर्य मंगल बृहस्पति शुक्र देखें, ऐसे एक एक जो ग्रह जितने हैं उनमें एक एक 4, 5 का बनाइए और करते जाएंगे, तो इस प्रकार से 14 कुल राजयोग हो जाएंगे। अब 15वें में फिर थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। बुध बृहस्पति शुक्र और शनिश्चर देख रहे हो तो 15वां राजयोग हो जाएगा। इसी तरह 4 ग्रह के पहले सूर्य को लीजिए, फिर सूर्य को छोड़ दीजिए, चंद्रमा को तो लेना ही नहीं, फिर मंगल को लेकर के सब ग्रहों को जोड़ते जाइए। सूर्य को अब छोड़ दिया, फिर मंगल को छोड़ करके बुध को ले लीजिए, तो बुध किसके साथ? बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये 4 ग्रह देख रहे हैं। तो इस प्रकार से करते जाएंगे तो कुल 22 प्रकार का राजयोग बन जाएगा। इसको करके देख लेंगे, कहीं कठिनाई नहीं आएगी। यदि कठिनाई आती है तो फिर कल इस पर फिर चर्चा कर लेंगे। यद्यपि ये आसान है, थोड़ा समझने में लगता है कि ये वही बात तो बार बार जैसे कही जा रही क्या, लेकिन वो नहीं कही जा रही, थोड़ा थोड़ा अंतर जो होता जाता है, उसी थोड़े अंतर से ये सारी बातें एक एक योग अलग अलग योग बनते चले जाते हैं, तब उसी से सिद्ध हो जाएगा। तो 22 प्रकार का फिर राजयोग बता दिया। अब 5 प्रकार के अलग से राजयोगों को बता रहे हैं। चौथा श्लोक देखिए, यमे कुंभेर के जे गवि ससिनित, हाँ ये शिखरणी छंद में ये राजयोग बताया है। शिखरणी छंद में इनके पूर्व में, वराहमिहिर से पूर्व में अन्य आचार्यों ने भी, 2-3 आचार्यों ने जो राजयोगों को बताया था, उसमें पाराशर का तो कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन मांडव्य आदि ऋषियों ने शिखरणी छंद में ही उन राजयोगों को पढ़ा था। तो वराहमिहिर तो अभी शिखरणी छंद में आरंभ नहीं किए थे, अब शिखरणी छंद में आ गए। शिखरणी छंद भी लगता तो ऐसा ही है जैसे छंदों में सर्वश्रेष्ठ छंद है और छंदों का राजा है। अपने यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले एक आचार्य हुए पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी,
बड़े अच्छे विद्वान, और वैसे उनके राग, गाने का स्वर भी वैसे। और जब वो शिखरणी छंद गाते थे, शिखरणी छंद का पढ़ते थे कक्षा में श्लोक, तो अगल बगल की कक्षाएं शांत हो जाती थी, सब जानने लगते थे कि दीक्षित जी सस्वर उच्चारण कर रहे हैं। उनका गला भी भगवत कृपा से बहुत सुंदर, और गला ही नहीं सुंदर था, उनके उच्चारण का जो वो होता था, कहें कि उच्चारण की एक लय, गति और शुद्ध उच्चारण, उन सब से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता था। और कहीं शिखरणी छंद आ जाए तो वो झूमने लगते थे। मैंने बीए में थोड़े दिन तक उनका कक्षा 10-5 दिन पढ़ने का सौभाग्य मिला था। तो अद्भुत उनका वो छंदो पाठ हुआ करता था। शिखरणी छंद विशेष करके पढ़ते तो सबको थे वो लयबद्ध, लेकिन शिखरणी को विशेष रूप से वो पढ़ा करते थे। तो ये शिखरणी छंद में ये श्लोक बराहमिहिर ने कहा, यमे कुंभेर के जे गविशसि नितैरेव तनुगे नृयुग सिंहाले स्थै ससिज गुरु वक्रैर्नृपतयः यमेन्दु तुंगेंगे सवृति ससिजौ षष्ठ भवने तुलाजेन्दु क्षेत्रै ससित कुज जीवैच नरपौ। बराहमिहिर ने भी शिखरणी छंद में ये राजयोग कहा। इसका अर्थ है कि राजयोग जो होता है वो शिखर तक पहुंचा देता है, और शिखर तक पहुंचाने के कारण ही पहले तो धीरे से उठाते हैं, फिर उच्च उच्चारण करते हैं। रसई रुद्रई छन्ना यमन सभला गह शिखरणी, पहले 6 पर यति कर लेते हैं रस पर, और फिर रुद्र माने 11 पर, कुल 17 अक्षर होते हैं। तो यहाँ आचार्य बराहमिहिर ने कहा कि देखिए 5 प्रकार के राजयोग कैसे होंगे। यमे कुंभेर के जे, यमे माने शनि, ये कहाँ हो, कुंभ का, कुंभ का शनि हो जाए। अर्के अजय, अजय माने मेष का, अर्क माने सूर्य हो। और गवि शशिनी, गवि माने वृष, वृष का शशिन माने चंद्रमा हो। तैरेव तनुगे, इनमें से कोई एक तनु माने लग्न में आ जाए, चाहे तो यम शनि कुंभ का होकर लग्न में हो, या अर्के अजय सूर्य मेष का होकर लग्न में हो, या गवि शशिनी या चंद्रमा वृष का होकर लग्न में हो। तो तैरेव तनुगई नृयुग सिंहाल स्थै, नृयुग माने मिथुन, मिथुन में, और सिंह और अली, अली माने वृश्चिक। तो मिथुन, सिंह और वृश्चिक में ससिज गुरु वक्रैर नृपतयः, ससिज माने बुध, गुरु माने गुरु, और वक्रय माने मंगल, ये तीनों बैठे हों। ये क्रम से कर लीजिए। ससिज माने बुध, नृयुक माने मिथुन का हो जाए, मिथुन का होकर बैठा हो, और गुरु, गुरु सिंह का होकर बैठा हो, और वक्रई मंगल जो है अली, अली माने वृश्चिक का हो। तो नृपतयः ये भी एक प्रकार का राजयोग हो गया, प्रबल राजयोग होगा। यमेन्दु तुंगेंगे, यम, यम माने शनि, इंदु माने चंद्रमा, ये कहाँ हो, तुंगे, तुंगे माने उच्च के हों, और कहाँ बैठे, अंगे, अंगे माने लग्न में हों। सवित्र ससिजौ षष्ठ भवने, सवित्र माने सूर्य, और ससिज माने बुध, सूर्य बुध कहाँ बैठे, षष्ठ भवने, छठे भवन माने कन्या राशि में बैठे। तो तुलाजे दुख क्षेत्र, तुला अज माने मेष, और इंदु क्षेत्र माने कर्क, इंदु माने चंद्रमा का क्षेत्र कर्क। तुला अज माने मेष, इंदुज माने कर्क, इन क्षेत्रों में कौन बैठे हों, ससित कुज जीवैश्य, ससित माने शुक्र हो, और कुज माने मंगल हो, और जीवैश्य माने बृहस्पति हो। तो ये क्रम ये हो जाएगा कि तुला का शशि हो, शशि नहीं सित हो, सित माने शुक्र, ससित है सित सहित, शुक्र हो जाए तुला में, अज का हो जाए कुज, मंगल मेष का हो जाए, और इंदु क्षेत्र ही, इंदु क्षेत्र माने कर्क, कर्क का कौन हो जाए, जीवई, जीव माने बृहस्पति हो जाए। तो नरपौ, इस स्थिति में भी राजयोग हो जाता है। अब देखिए ये 5 प्रकार के राजयोग यहाँ बता दिए हैं, इनमें 5 प्रकार कैसे होगा तो इसको देख लें। यमे कुंभेर के जे गवि शशिनी तैरैव तनुगे, फिर उसी श्लोक का अर्थ एक बार पुनः देख लें। यमे माने शनि, कहाँ हो, कुंभे, कुंभ का हो जाए, कुंभ में शनि हो,
और अर्के अजय सूर्य मेष में हो जाए, गवि शशिनी चंद्रमा वृष में हो जाए, तैरेव तनगे इन तीनों राशियों में से कोई एक राशि का होकर एक ग्रह लग्न में आ जाए, तथा नृयुग सिंहाल स्थई ससिज गुरु वक्रई नृपतय, नृयुग माने मिथुन का हो जाए, ससिज बुध हो जाए, और सिंह का हो जाए गुरु, और अली माने वृश्चिक का मंगल हो जाए। तो ये क्रम से बुध गुरु और मंगल मिथुन सिंह और वृश्चिक में हो जाए तो ये 3 प्रकार का राजयोग हो जाएगा। इसमें 3 प्रकार बन जाएंगे राजयोग के, एक एक क्रम से वैसे बना लें। फिर कह रहे हैं यमेंदु तुंगेंगे, और यमेंदु यम माने शनि, इंदु माने चंद्रमा अपने उच्च के हों और अंग इनमें दोनों में से कोई एक लग्न में आ जाए उच्च का होकर के, तो दोनों में एक आएगा, क्रमशः 2 योग ये भी हो जाएंगे। सवित्र शशिजौ षष्ठ भवने, और सूर्य और शशि माने बुध 6ठे भवन माने कन्या राशि के हो जाएं, तथा तुला जेन्दु क्षेत्रई ससित कुज जीवैश, तुला में सित शुक्र आ जाए और अज में कुज मंगल आ जाए, और इंदु क्षेत्र माने कर्क में जीव बृहस्पति आ जाए, तो नरपौ ऐसी स्थिति में भी प्रबल राजयोग हो जाता है। तो ये 5 प्रकार के राजयोग और बता दिया। तो ये श्लोक 4 पूरे हो गए, आज 4 श्लोक तक ही, क्योंकि आज अब 4 बजने का समय भी आ गया, 4 श्लोक हो गए। अब 5वें श्लोक से कल फिर आरंभ करेंगे। आज आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने सब लोगों ने समय दिया, और उसके साथ साथ इस ग्रंथ के पारायण में सबका पूर्ण सहयोग मिलता रहता है। आप सभी के प्रति परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें और सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।